आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 152। अपनी बहन की आह सुनकर फैंग मियाओकिन ने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर धीरे से थपथपाया। अपनी बहन के सामने अनीता सक्सेना ने भी अपने दिल की बात कह दी। इस लड़की अनन्या, अगर तुम मुझे और उसके पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में पहले बता दो तो हम ज़रूर उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। तीनों बच्चे घर पर ही रहेंगे और मैं और उसके पिता उसकी देखभाल में मदद करेंगे ताकि वह पढ़ाई जारी रख सके। भविष्य में मैं कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत करने के लिए निश्चिंत रह सकती हूँ। घर पर मैं और उसके पिता हैं। बच्ची को देखने के बाद मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सबसे पहले अर्जुन सक्सेना को इस बारे में बताया और वह मुझ पर और अपने पिता पर भरोसा करने के बजाय अर्जुन सक्सेना पर अधिक भरोसा करेगी। बहन, महिला कॉलेज में रहना ठीक नहीं है। चूंकि शिहान और अर्जुन सक्सेना साथ हैं और उनका एक बच्चा भी है, इसलिए अर्जुन सक्सेना के विचारों का ये पहलू ज़रूर उसके मन में होगा, वरना शुरुआत में बच्चे को रखना नामुमकिन हो जाएगा। फैंग मियाओकिन ने कहा, है ना, हम सब उसी वक्त से यहाँ आए हैं। अनन्या का मन कैसे न समझूं। इस बार वो अर्जुन सक्सेना को वापस ले आए, है ना उसका पक्का इरादा। अनीता सक्सेना बार बार आहें भर रही थी। फैंग मियाओकिन ने कहा, बहन, मुझे लगता है कि आप और आपके जीजाजी अर्जुन सक्सेना को डिनर पर छोड़कर चले गए हैं, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? क्या आपने अनन्या से बात की है? अर्जुन सक्सेना के घर का क्या हाल है? समझ रही हैं? अनीता सक्सेना ने अपनी बहन को वह सारी बातें बताईं जो उसने आज रात अपनी बेटी के बेडरूम में उससे की थीं। फैंग मियाओकिन की बात सुनकर उसने कहा, हालांकि अर्जुन सक्सेना के घर की स्थिति आपके घर से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन हम मूल परिवार की स्थिति को यूं ही नहीं देख सकते। अर्जुन सक्सेना ने छोटी उम्र में ही खुद एक दुकान खोल ली थी और खूब पैसा कमाया था। इतने पैसे के साथ इसे एक बेहतरीन संभावित स्टॉक माना जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा, बहन, आपको ज्यादा सावधान रहना होगा। किस बात का ध्यान रखना? अनीता सक्सेना ने संदेह से पूछा। बेशक, सावधान रहें कि भविष्य में अर्जुन सक्सेना अपना मन बदल लेंगे। जरा सोचो, अर्जुन सक्सेना की उम्र अभी कितनी है? अभी तो बस 20 साल का है। जिंदगी के अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं। लगता है अब वो और अनन्या प्यार और सामंजस्य में हैं। अगर शादी में कोई दिक्कत आ गई तो क्या होगा? बहन, जब किसी आदमी के पास पैसा होता है तो उसके लिए अपनी मूल नियति खोना आसान होता है। यह एक शाश्वत नियम है। आदमी जितना जवान और सफल होता है उतना ही अविश्वसनीय होता है। क्या आपको लगता है कि हर कोई जीजा साला जैसा होता है? अपने जीजा साले के बिजनेस पार्टनर्स के बारे में सोचिए। क्या उनमें से कई के घर पर लाल झंडे और बाहर रंग बिरंगे झंडे नहीं लहराते? क्या मेरे जीजा ने पिछली बार ऐसा नहीं कहा था? एक साथी का बॉस तो अपनी मालकिन को सीधे अपने साथ खाने पर ले आया और जब वह वापस आया तो उसने दूसरों को डांटा भी। फैंग मियाओकिन ने जो कहा वह सच है। अनीता सक्सेना ने झिझकते हुए कहा, क्या ये सच नहीं है? अर्जुन सक्सेना और मैं एक दूसरे से कई बार मिले हैं, लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि वह अनन्या का बॉयफ्रेंड है तो मेरा उससे 2 बार संपर्क हुआ था और हम अनन्या के एकांतवास केंद्र में थे। मैंने दूसरे लोगों को अर्जुन सक्सेना के बारे में बहुत कुछ कहते सुना है। मुझे लगता है कि अर्जुन सक्सेना बहुत समर्पित बच्चा है और अनन्या के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। इसलिए बाओ शियाओसान जैसी बातें मत करो। उसकी बात सुनकर फैंग मियाओकिन ने जल्दी से भौहें चढ़ाईं और कहा, बहन, अगर आप मुझे ये बताती हैं तो ये ठीक है। आपको अर्जुन सक्सेना के सामने ऐसी स्थिति नहीं दिखानी चाहिए। अभी अर्जुन सक्सेना अनन्या को लेकर लौटा है। वह आपकी और आपके जीजाजी की सहमति लेने आया है। आपको और आपके जीजाजी को इस बात को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। और ज़्यादा खोजबीन करना हमेशा सही रहता है। अगर आपके लिए यह बहुत आसान है तो अर्जुन सक्सेना को यह सोचना चाहिए कि हमारे परिवार की अनन्या की शादी उससे आसानी से हो गई और जो लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। अनीता सक्सेना को लगा कि उसकी बहन कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई है ना? अनन्या ने जो बताया वो मैंने सुना और जो मैंने खुद देखा। मुझे लगता है कि इस अर्जुन सक्सेना को हमारी अनन्या की वाकई परवाह थी। बहन, बेटी की शादी बहुत बड़ी बात है, इसे हल्के में मत लेना। अर्जुन सक्सेना अभी अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अगर वो वाकई अच्छा भी है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा अनन्या के साथ अच्छा ही रहेगा। क्या यह अक्सर शेयर चैट पर नहीं कहा जाता है, आप किसी व्यक्ति के पैसे, किसी व्यक्ति की कार या किसी व्यक्ति के घर की कल्पना कर सकते हैं,
लेकिन आप यह नहीं देख सकते कि वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि यदि एक दिन वह आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या आप हमारे पुराने घर के बगल वाले घर में रहने वाली आंटी वांग की पोती के बारे में भूल गए हैं? उस समय उनकी पोती की शादी हुई थी और 24 साल की उम्र में उसे बच्चा हुआ था और बहुत परेशानी हुई थी। आंटी वांग कहती रहती थीं कि उनकी पोती ठीक है, लेकिन क्या आप देखते हैं कि यह शादी कितने साल चली? बस 3 साल ही हुए हैं। अभी तो करियर में एक छोटी सी उपलब्धि हासिल की है, क्या पता बाहर कोई रखेल मिल गई हो और आखिर में मैं आंटी वांग के परिवार की पोती बन गई और तलाक हो गया। उस कमीने को तलाक नहीं मिला। मैं तो उस रखेल के साथ सर्टिफिकेट लेने जाऊंगी। दीदी, शादी करते वक्त आपको बहुत सोच समझकर काम करना होगा। मुझे पता है कि अब हम सब अर्जुन सक्सेना को बुरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप अनन्या के लिए वर चुन रही हैं। ये मामला अनन्या की बाकी जिंदगी की खुशियों से जुड़ा है, इसलिए आपको ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अनीता सक्सेना अपनी बहन की एक के बाद एक कही गई बातों से थोड़ी चिंतित थी और तुरंत सिर हिलाकर बोली, मियाओकिन, आप सही कह रही हैं, शादी एक बड़ी घटना है और मुझे वास्तव में निर्णय लेने से पहले स्थिति का अधिक निरीक्षण करना चाहिए। और अनन्या की उम्र अभी शादी के लिए कानूनी तौर पर पूरी नहीं हुई है, न ही अर्जुन सक्सेना की उम्र। दोनों सचमुच शादी करने का लाइसेंस पाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, उन्हें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तक इंतजार करना ही होगा। अभी 2 साल बाकी हैं। किसी इंसान का चरित्र कैसा है, ये जानने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। फैंग मियाओकिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, साथ मिलकर और अधिक देखना हमेशा सही होता है। बाई यू के लिविंग रूम में बैठते ही सू के घर की घंटी फिर बजी। सुनील सक्सेना खुद दरवाज़ा खोलने गए और 2 दोस्तों को अंदर ले आए। जब वह शाम को कमरे में स्नान कर रहा था तो उसने अपने 2 दोस्तों झाओ गुआंगहुई और जू जिंग को बुलाया और उन्हें रात में ताश खेलने के लिए घर आने के लिए कहा। झाओ गुआंगहुई और जू जिंग दोनों सुनील सक्सेना के पुराने दोस्त हैं। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि अनन्या शर्मा किसी रिश्ते में है, लेकिन अब अचानक सुना कि अनन्या अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले आई है और सुनील सक्सेना ने फ़ोन पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तुरंत समझ आ गया कि क्या चल रहा है। सुनील सक्सेना ने उन दोनों का अभिवादन किया और बाई यू को बुलाया और वे चारों बालकनी में बैठकर महाजोंग खेलने लगे। अनन्या शर्मा, अर्जुन सक्सेना, बाई सीसी और तीनों बच्चों को लिविंग रूम में टीवी देखने के लिए ले गईं। झाओ गुआंगहुई एक पुराना धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है। उसने बैठते ही अपनी सिगरेट निकाल ली और एक सिगरेट जलाने का इरादा किया। नतीजतन सिगरेट निकालने से पहले सुनील सक्सेना ने उसके हाथ के पीछे थप्पड़ मारा, लिविंग रूम में बच्चों की तरफ देखा, भौहें चढ़ाईं और कहा, तुम किस तरह की सिगरेट पी रहे हो? तुम्हें उन्हें बाहर निकालना होगा। क्या तुम्हें घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा है? इस मुद्रा को देखकर झाओ गुआंगहुई ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिगरेट वापस धकेल दी और चारों ने महाजोंग खेलना जारी रखा। महाजोंग खेलते समय हम बातें करते रहे। झाओ गुआंगहुई और जू जिंग जानते थे कि सुनील सक्सेना ने उन्हें इस दृश्य का समर्थन करने के लिए यहाँ बुलाया है, इसलिए बातचीत करते समय उन्होंने जानबूझकर विषय को व्यवसाय में ला दिया। लाओ सू, मैंने सुना है कि तुम्हारे नए प्रोजेक्ट पर बातचीत हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है। ये 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बार तुम खूब पैसा कमाओगी। झाओ गुआंगहुई ने आंख मारते हुए कहा। जू जिंग समझ गया और तुरंत बोला, इस साल तुम्हारी कंपनी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं और इस बार तुमने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लाओ सू, तुम्हारी उम्र जितनी ज्यादा है, तुम उतनी ही ज्यादा तेज हो। इस बार तुम 3 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा सकती हो। ज्यादा नहीं, तुम इस घर में कुछ साल रह चुकी हो। क्या तुम एक बड़े विला में रहने के बारे में सोचना चाहती हो? झाओ गुआंगहुई ने तुरंत कहा, आप शहर के केंद्र में एक सपाट मंजिल पर आराम से कैसे रह सकते हैं? लाओ जो, आप समझ नहीं रहे हैं। लाओ सू के घर की कीमत 100,000 वर्ग मीटर से अधिक है। इसके अलावा लाओ सू इस इमारत में है। मैंने 3 सेट खरीदे हैं और इस घर में रहना बाहरी उपनगरों में एक विला में रहने से ज्यादा आरामदायक नहीं है। जू जिंग 2 बार हंसा और बोला, हाँ, अगर पैसे हों तो शहर के बीचों बीच रहना बेहतर है, हर तरह से सुविधाजनक है। लाओ सू की कंपनी भी पास ही है और काम से आने जाने के लिए ड्राइव भी हैं। लाओ सू का जीवन वाकई आरामदायक है। वाह! उन दोनों ने गाना गाया और मेल मिलाप किया और पंक्तियों के बीच के शब्द लाखों चीजें थीं ताकि सुनील सक्सेना को अर्जुन सक्सेना के मुंह पर थप्पड़ मारने में मदद मिल सके। बेशक सुनील सक्सेना अपनी बेटी द्वारा वापस लाए गए व्यक्ति से कुछ नहीं कहना चाहते थे। वह बस अर्जुन सक्सेना को थोड़ी शक्ति दे सकते थे और अर्जुन सक्सेना को पीछे हटने दे सकते थे। बातचीत से सू परिवार के आर्थिक संसाधन सामने आ गए और अर्जुन सक्सेना को पता चल गया कि अनन्या शर्मा कोई नहीं है। सभी योग्य हैं।
हालांकि लिविंग रूम में बैठे अर्जुन सक्सेना को उनकी चैट में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। सिस्टम वाले अर्जुन सक्सेना के लिए करोड़ों कुछ भी नहीं थे। आखिरकार उसने अभी अभी सिस्टम चालू किया था। कुछ ही महीनों में उसने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया था। एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, एक नई कार खरीद ली थी और 10 लाख की बचत कर ली थी। वह सिर्फ 20 साल का था। भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं। ये शब्द सुनकर अनन्या शर्मा थोड़ी असहज हो गईं और चिंतित होकर अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगीं। अर्जुन सक्सेना ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा, उसकी हथेली को धीरे से पकड़ा और अपनी आंखों से संकेत दिया कि अनन्या शर्मा ठीक है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का हाथ वापस लिया और अपनी ताकत से उसे बताया कि वह भी उसके प्रति बहुत दृढ़ है और अपने पिता के शब्दों से कभी नहीं डिगी। दोनों की आंखें मिली और उनके हृदय में दृढ़ प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आरव को अर्जुन सक्सेना ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। शायद वह थोड़ा ऊब गया था। उसके दोनों छोटे हाथ कॉफी टेबल पर फैले हुए थे और खरोंच रहे थे। ये देखकर अर्जुन सक्सेना कॉफी टेबल पर कुछ छोटे छोटे मछली घर ले आए। उनमें 2 छोटी सुनहरी मछलियां थीं और उनके गोल गाल बहुत दिलचस्प लग रहे थे। आरव को भी ये बहुत पसंद आया। उसने शियाओयू को देखकर मुंह बनाया और दूसरे पक्ष की शक्ल और थूक के बुलबुले की नकल की। जब वह छोटा लड़का मछली घर में छोटी सुनहरी मछली के साथ बातचीत कर रहा था, तभी अर्जुन सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, मेज़बान और बच्चे को साथ मिलकर मछलियां पालने का मजा लेने के लिए बधाई और मेज़बान को मछली पकड़ने के प्राथमिक कौशल के लिए पुरस्कृत करें। इस कौशल को सक्रिय करने से मेज़बान का मछली पकड़ने का स्तर एक पेशेवर मछली पकड़ने वाले मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता है। क्या मेज़बान अब इस कौशल को सक्रिय करता है? शुरुआती मछली पकड़ने का कौशल लगता है बुरा नहीं है। पुरुषों को मछली पकड़ना पसंद होता है और अर्जुन सक्सेना भी इससे अछूते नहीं हैं। जब पापा सक्सेना छुट्टियों में होते थे तो वे उनके साथ तालाब में मछली पकड़ने जाते थे। अपने सीखे हुए हुनर के साथ वे हर बार कुछ मछलियां पकड़ पाते थे, लेकिन पेशेवर कौशल के साथ अपने मछली पकड़ने के स्तर की तुलना में अर्जुन सक्सेना जानते थे कि वे एक साधारण इंसान ही हैं। अब सिस्टम द्वारा पुरस्कृत प्राथमिक मछली पकड़ने के कौशल के साथ आप पेशेवर मछली पकड़ने के मास्टर के स्तर तक पहुंच सकते हैं। बढ़िया, कौशल को सक्रिय करो, अर्जुन सक्सेना ने मन ही मन आदेश दिया। पलक झपकते ही अर्जुन सक्सेना का मन साफ हो गया। मछली पकड़ने के बारे में बहुत सारा ज्ञान और कौशल विकसित हो गया है, जिसमें सबसे अच्छा चारा कैसे चुनें, विभिन्न मछलियों के लिए पानी का वातावरण कैसे निर्धारित करें और कांटा लगाने और पकड़ने का कौशल आदि शामिल हैं। अब जब भी वह मछली पकड़ने के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में अर्जुन सक्सेना का ख्याल आता है। एक आत्मविश्वास की भावना अनायास ही उभर आती है। इस छोटे से बदलाव पर किसी का ध्यान नहीं गया और अर्जुन सक्सेना ने इसे ऐसे समझा जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जियो आरव के साथ छोटी सुनहरी मछली के साथ खेलना जारी रखा। वहां पोकर टेबल पर बाई यू ने दोनों के इरादे देख लिए और थोड़ा शर्मिंदा हुआ, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, कल वीकेंड है, मेरे जीजाजी ने अभी अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है और उन्हें हाल ही में फ्री होना चाहिए। हम बहुत दिनों से मछली पकड़ने नहीं गए हैं, क्या आप अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे? मछली पकड़ने की बात करते ही मेज पर बैठे सभी पुरुषों की तुरंत इसमें रुचि पैदा हो गई। झाओ गुआंगहुई ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं पिछले हफ्ते एक बार मछली पकड़ने हवाई अड्डे गया था। जो जिनका रवैया भी बहुत स्पष्ट था और कहा, मैं भी जा रहा हूँ। मैं लंबे समय से लाओ बाई के साथ मछली पकड़ने नहीं गया हूँ। क्या मैंने हाल ही में गुप्त रूप से अभ्यास नहीं किया है? बायू मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं हर हफ्ते जाती हूँ। पिछले हफ्ते मैं मछली पकड़ने गई थी और मैंने 2 पाउंड की समुद्री ड्रैगन मछली भी पकड़ी। मछली पकड़ने की बात पर सुनील सक्सेना भी खुश हो गए। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, जब सब जाना चाहते हैं तो चलो, कल समुद्र में मछली पकड़ने चलते हैं। ठीक है, समुद्र में मछली पकड़ना अब भी ज्यादा आरामदायक है। तीनों ने तुरंत सहमति दे दी। बायू खुश होते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन सक्सेना से पूछा, छोटे किन, क्या तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है? क्या तुम कल हमारे साथ चलोगे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनील सक्सेना का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से बायू के जूते मेज के नीचे फेंक दिए। जाहिर है कि वह नहीं चाहता था कि अर्जुन सक्सेना उसके साथ जाए। हालांकि मेज पर बैठे झाओ गुआंगहुई और जू जिंग के विचार अलग थे। अब वे सफल लोग माने जाते हैं। अकेले समुद्र में मछली पकड़ने जाना एक आलीशान खेल है। अर्जुन सक्सेना को उनके बीच का अंतर देखने दीजिए। इसलिए झाओ गुआंगहुई और जू जिंग सुनील सक्सेना को आंख मारते रहे। झाओ गुआंगहुई ने कहा, बूढ़े सू, चूंकि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं, चलो एक नाव में बाहर जाएं और समुद्र के बीच में जाएं, कुछ अलग मछलियां पकड़ें और वापस आएं। सुनील सक्सेना ने तुरंत अपने दोस्तों के इरादे समझ लिए और बहुत खुश हुए।
यह एक अच्छा विचार है ताकि अर्जुन सक्सेना को अपनी ताकत का एहसास हो सके। चाहे वह समुद्र में मछली पकड़ने की विलासिता हो या उसका अपना मछली पकड़ने का स्तर, अर्जुन सक्सेना निश्चित रूप से इस युवा लड़के को दिखाने में सक्षम होगा। सुनील सक्सेना मन ही मन खुश थे। टेबल के नीचे होने वाली छोटी मोटी हलचलें बंद हो गई थीं और उनका चेहरा भी खुश था। हाथ में ट्यूब पकड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अगले बाईयू द्वारा रखे गए कार्ड का चेहरा देखा तो उन्होंने अचानक दूसरा कार्ड बदल दिया। 9। बाईयू के चेहरे पर खुशी का भाव था और उसने कहा, मैंने इसे छुआ है। सुनील सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि आप इस कार्ड का इंतजार कर रहे थे। बाईयू 2 बार हंसी और वहां अर्जुन सक्सेना को देखती रही। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मैं ये कर सकता हूँ। उसने सिर घुमाकर अनन्या शर्मा से पूछा, अनन्या, क्या तुम जाना चाहती हो? अनन्या शर्मा अपने पिता और दोनों चाचाओं के मन की बात समझ गई। उसे चिंता थी कि कल अर्जुन सक्सेना को नुकसान होगा। वह थोड़ी घबराए और बोली, मैं भी जाना चाहती हूँ, पर बच्चे अभी छोटे हैं और उन्हें बड़ों से अलग नहीं किया जा सकता। वह और अर्जुन सक्सेना बच्चों को नाव पर नहीं ले जा सकते। समुद्र का पानी लंबी दूरी की कार से भी ज्यादा तेज है और साथ ही तेज समुद्री हवा भी। छोटे बच्चे जरूर घबरा रहे होंगे। इस समय अनीता सक्सेना और फैंग मियाओकिन रसोई से बाहर आए और उन्होंने अभी अभी बातचीत सुनी। अनीता सक्सेना ने तुरंत कहा, तुम बच्चे चाहो तो जाकर खेल सकते हो। बच्चे घर पर हैं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम बाहर जाओ और अच्छा दिन बिताओ। अनीता सक्सेना अपनी बेटी के स्वभाव से वाकिफ हैं। वो 20 साल की है और उसे खेलना बहुत पसंद होगा, लेकिन अचानक उसके 3 बच्चे हो गए। बेटी एक दिन आराम करने और खेलने के लिए बाहर गई थी। ये सुनकर अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, तो बच्चे मम्मी से कहेंगे। अर्जुन सक्सेना, चलो कल साथ चलते हैं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और बाई सिसी, जो उसके बगल में थी, ने ये देखा और तुरंत कहा, चचेरे भाई और बहनोई जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। मैं लंबे समय से समुद्र में नहीं गया हूँ। जब फैंग मियाओकिन ने यह सुना तो उसने आंखें घुमाई और सख्ती से कहा, तुम मजे के लिए क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है और तुम अभी भी रोज खेलना चाहते हो? तुम्हारे पापा और मैंने अभी अभी प्राइसवाटरहाउसकूपर्स में तुम्हारी इंटर्नशिप करवाई है, कल से ही आ जाओगे। जाओ, सीधे वहां जाओ। बाई सिसी ने अपने होंठ भींचे और उदास चेहरे से अपनी मां की ओर देखा। ये देखकर कि वह समझौता करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती, उसने जल्दी से बाईयू की ओर देखा और अपने पिता से दयनीय नजरों से हस्तक्षेप करने की विनती की। बाईयू ने अपनी बेटी की आंखों को प्राप्त किया और तुरंत कहा, मियाओकिन, बच्चा आज ही वापस आया है, इसलिए इंटर्नशिप में जाने के लिए जल्दी मत करो। और अब सिसी सिर्फ एक फ्रेशमैन है, कार्यालय वहाँ है और भाग नहीं सकता, क्योंकि कल सभी दोस्त हैं। चलो एक साथ मछली पकड़ने जाते हैं। सिसी को जाने दो, बच्चे को आखिरकार छुट्टी मिल गई है। यह एक दिन के लिए खेलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर मैं अपने दोस्तों को कार्यालय में बताऊंगा। फैंग मियाओकिन ने उन दोनों की ओर देखा, अपना सिर घुमाया और नाक भान सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। 9 बजे के बाद बाई सिसी का परिवार और झाओगुआंग हुई जो जिंग ने सु परिवार को छोड़ दिया। ये देखकर अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, जाओ बच्चों का सामान पैक करो। चलो होटल वापस चलते हैं, देर हो रही है। अनीता सक्सेना ने जब ये सुना तो जल्दी से बोली, कहाँ जा रहे हो? घर का लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, आज घर पर ही सोऊंगी। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, उनके हाव भाव स्पष्ट थे। अनीता सक्सेना ने बेबसी से कहा, ऐसा नहीं है कि घर में अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, अर्जुन सक्सेना भी उसमें रह सकता है, क्योंकि वह वापस आ गया है। बाहर होटल में रहने में कैसा लगेगा? ये देखकर कि उसकी मां अर्जुन सक्सेना को पीछे छोड़ गई है, अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और दोबारा सोचने के बाद कहा, लेकिन जब हम आए थे तो ज्यादा सामान नहीं लाए थे, प्रसाधन सामग्री और बच्चों का कुछ सामान भी नहीं लाए थे। अनीता सक्सेना ने हाथ हिलाकर कहा, अगर आप सब कुछ नहीं लाए हैं तो जाकर ले जाए, बच्चों को घर पर ही छोड़ा जा सकता है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। तीनों बच्चों को देखने गईं और सामान लेने के लिए अर्जुन सक्सेना के साथ होटल वापस चली गईं। पूरी प्रक्रिया के दौरान सुनील सक्सेना ने कुछ नहीं कहा। अनीता सक्सेना उन दोनों को साथ में रखना चाहती थी। सुनील सक्सेना का चेहरा बस उदास था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। जैसे ही अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बाहर गए, पोर्च का दरवाजा बंद हो गया। सुनील सक्सेना के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अभी तक उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह बिना रुके तीनों छोटे बच्चों के दरवाजे की ओर दौड़ा। उन्होंने अपनी इच्छानुसार आरव को उठाया और मुस्कुराते हुए बच्चे को पुचकारते हुए कहा, आरव, मैं तुम्हारा दादा हूँ, क्या तुम मुझे दादाजी कह सकते हो? आरव ने अपना सिर नहीं घुमाया। वह अभी भी सुनील सक्सेना से थोड़ा डरा हुआ था, जो थोड़ा अजीब था, और उसके छोटे से चेहरे पर झुर्रियां थीं।
सुनील सक्सेना अब गुस्से में नहीं थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े पोते को वापस बच्चे की गाड़ी में बिठाया और दोनों छोटी पोतियों को चिढ़ाने चले गए। हमारा परिवार, आन्या और रिया, बहुत सुंदर हैं। मैं बच्चों का दादा हूँ। क्या बच्चों को दादा पसंद हैं? जब घुमक्कड़ गाड़ी में बैठे दो छोटे बच्चों ने अचानक सुनील सक्सेना को इतना उत्साही देखा तो वे स्पष्ट रूप से डर गए। आरव भी है, जिसे अभी अभी उसके बगल में बिठाया गया था। उसे भी अब इस बारे में सोचने का मौका मिला और पाया कि इस समय उसके सामने जो दो लोग थे वे परिचित माता पिता नहीं थे। वहां एक अति उत्साही बूढ़ा व्यक्ति भी था और तीनों छोटे बच्चे अपना मुंह भींचने से खुद को नहीं रोक सके और वे तुरंत रोने वाले थे। ये देख अनीता सक्सेना ने जल्दी से सुनील सक्सेना का मुंह खोला, अपना शरीर मरोड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया। बच्चों से मत डरो, मैं तो बस बच्चे का दादा था। हालांकि मेरे दादाजी अजीब दिखते हैं, लेकिन मेरे दादाजी का तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं बच्चों की दादी हूँ प्यारे, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी दादी आपकी माँ की तरह दिखती हैं? अनीता सक्सेना ने उन्हें अपने छोटे खिलौनों से छेड़ा और उन्हें मना लिया, जिसे तीन छोटे लोगों के चेहरे बनाने के रूप में माना जा सकता है। अभिव्यक्ति बादल से धूप में बदल गई। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वहां नहीं थे, इसलिए सुनील सक्सेना को अब और हिम्मत नहीं हारनी पड़ी। उन्हें बस छोटे बच्चों ने छोड़ दिया और उनकी पत्नी ने उन्हें किनारे कर दिया और वे बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखे। जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे खुश हैं तो वे तुरंत मुस्कुराए और आगे झुक गए। अनीता सक्सेना ने उसे यूं देखा और गुस्से से मुस्कुराई, मुझे पता ही नहीं चला, तुम्हारे अभी भी दो चेहरे हैं। लाओसू, क्या तुमने अभी दोनों बच्चों के सामने अपना चेहरा सीधा नहीं रखा था? उनके जाने पर तुम खुश क्यों हो? अपना मुंह बंद मत करो। सुनील सक्सेना को गुस्सा नहीं आया जब उसने ये कहा। वो बहुत अच्छे मूड में सकपका गया और बोला, मुझे तो उनके बड़ों से दिक्कत है, बच्चों से क्या लेना देना। मेरे अपने पोते पोतियों से मुझे तो दर्द के लिए बहुत देर हो गई है ना? जियो आरव, जियो आन्या, जियो रिया, तुम इतने प्यारे क्यों हो? सुनील सक्सेना के चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ गई। ये देख अनीता सक्सेना की आंखों में और भी कोमलता आ गई। सुनील सक्सेना को घुमक्कड़ के किनारे लेटा हुआ और आरव को नन्हे नन्हे खिलौने छीनने का नाटक करते देख वह हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल अगली पीढ़ी की बात है। आरव ने तो शाम को ही तुम पर पेशाब कर दिया था, तुम तो नाराज भी नहीं हो। शाम की बात सोचकर सुनील सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन जल्द ही वह फिर से मुस्कुरा उठे। आरव की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बड़े पोते के पेशाब का क्या हुआ? बच्चे के पेशाब से तो अच्छी खुशबू आ रही है। आरव को समझ नहीं आया कि उसने ये वाक्य सुना है या वह अपने दादाजी द्वारा खिलौना लेने से खुश था। उसने अचानक अपना मुंह खोला और खिलखिलाकर हंस पड़ा। इससे सुनील सक्सेना बहुत खुश हैं। उनका यह नन्हा पोता पहले उनके गले लगने पर रोता था, लेकिन अब वह उनके साथ खेल रहा है और उन्हें हंसा रहा है। इस नन्हे से बच्चे की प्यारी सी मुस्कान इतनी सुकून देती है कि सुनील सक्सेना का चेहरा और भी कोमल हो जाता है। आहा, ये तीनों नन्हे मुन्ने तो वाकई और भी प्यारे हो रहे हैं। सुनील सक्सेना आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन आह भरने के बाद उन्होंने फिर से मुंह पर थपकी दी और थोड़े असंतोष से बोले, ये तीनों बच्चे इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं? अर्जुन सक्सेना जैसे, हमारी अनन्या जैसा कोई नहीं। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, ये बच्चियां अभी छोटी हैं। जब छोटी थीं तो अपने पापा जैसी दिखती थीं। जब बड़ी होकर खुलेंगी तो ये दोनों बच्चियां जरूर हमारी अनन्या जैसी दिखेंगी। सुनील सक्सेना को अपनी बेटी के चेहरे में बचपन से लेकर वयस्क होने तक आए बदलाव याद थे और उन्होंने इसे दिल से स्वीकार कर लिया। वह हाथ में खिलौना लेकर आरव के साथ खेल रहा था, लेकिन बगल में बैठी दोनों छोटी पोतियों को देखकर बोला, आन्या, रिया, तुम दोनों को मामा जैसा दिखना चाहिए। मामा बहुत सुंदर हैं, बड़ी हैं। सुंदरी, हमारा परिवार भी आगे चलकर छोटी सुंदरियां ही होगा। अनीता सक्सेना ने किनारे से कहा, अर्जुन सक्सेना जैसा दिखना ठीक है। अर्जुन सक्सेना बहुत हैंडसम है और उनकी बेटी भी उनकी तरह अव्वल दर्जे की खूबसूरत होगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने सुनील सक्सेना के चेहरे की ओर देखा कि वह अभी भी बच्चों को चिढ़ा रहा था और कहा, ओल्ड सू, अनन्या आज हमारे घर में अर्जुन सक्सेना को ले आई, हमें इस मामले पर सोचना होगा। आपको क्या लगता है, ये बच्चा अर्जुन सक्सेना कैसे है? सुनील सक्सेना कुछ नहीं बोले, उनका चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया, लेकिन जब आरव उनके सामने मुस्कुराया तो वे खुद को रोक नहीं पाए। अनीता सक्सेना ने लोहा गर्म रहते हुए ही चोट मारी और कहा, चूंकि ये मामला पहले से तय हो चुका है और मुझे लगता है कि अर्जुन सक्सेना अनन्या और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे लगता है कि हमें इसे स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अर्जुन सक्सेना का चरित्र कैसा है। योग्यता, हम लगभग थोड़ा बहुत जानते हैं। एक 20 साल के युवक के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और ऐसी उपलब्धियां हासिल करना बुरा नहीं है।
जब सुनील सक्सेना ने ये सुना तो अंततः वे असंतोष में गुनगुना उठे। ये देखकर अनीता सक्सेना तुरंत चुप हो गईं, लेकिन फिर बोली, कल जब तुम मछली पकड़ने जाओगी तो खुद पर संयम रखना और अर्जुन सक्सेना को शर्मिंदा मत करना। आखिर वो भी तो 20 साल का बच्चा है और अनन्या भी तो उसके साथ है। तुम दोनों अर्जुन सक्सेना के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अगर अर्जुन सक्सेना हमारी बेटियों और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो क्या होगा? सुनील सक्सेना ने तुरंत गुस्से से कहा, उसकी हिम्मत है। अनीता सक्सेना ने हल्के से उसकी तरफ देखा और बोली, लोगों का दिल ठंडा पड़ जाएगा। माता पिता होने के नाते, हालांकि हम बड़े हैं, हमें अपने काम में सावधानी बरतनी चाहिए। सुनील सक्सेना ने मन ही मन ये बात समझ ली, पर अधीर होकर बोले, मुझे मालूम है, मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखूंगा। उसने अपनी पत्नी से भी यही कहा। दरअसल उसने मन ही मन एक योजना बना ली थी। कल जब वह समुद्र में मछली पकड़ने जाएगा तो अर्जुन सक्सेना को जरूर बताएगा कि वह कितना अच्छा है। उसका मछली पकड़ने का स्तर कोई झटका नहीं है। भले ही आपको आर्थिक ताकत और उम्र के आधार पर अर्जुन सक्सेना पर हावी होने की जरूरत न हो, लेकिन अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके अर्जुन सक्सेना को कमतर महसूस कराना समझ में आता है। सुनील सक्सेना ने मन ही मन धीरे से खर्राटे लिए और अपना सिर नीचे झुकाकर उन नन्हे बच्चों के साथ खेलना जारी रखा। मैं बस बहुत देर तक आरव के साथ खेलती रही। आरव हमेशा से ही अच्छे मूड में रहा है। जब वो कोई खिलौना उठा रहा था तो उसने अपने छोटे से हाथ से उसकी उंगली भी पकड़ ली। सुनील सक्सेना को लगा कि उनके और उनके नन्हे पोते के बीच रिश्ता बन जाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने आरव के पास हाथ बढ़ाया और कहा, आरव, क्या तुम दादाजी को गले लगा सकते हो? हाथ बढ़ाने का यह इशारा आमतौर पर गले लगाने के समान होता है और 3 महीने से कम उम्र के बच्चे में भी ऐसी ही सहज प्रतिक्रिया होती है। जब आरव ने सुनील सक्सेना को गले लगने की भीख मांगते देखा तो उसके छोटे से चेहरे पर थोड़ा स्तब्ध भाव था और उसकी बड़ी काली आंखें उत्सुकता से सामने खड़े सुनील सक्सेना को देख रही थीं। सुनील सक्सेना की आंखें उत्सुकता से भरी थीं, लेकिन दिल में ढोल बजते रहे। दोपहर में जब से उसने अपने सबसे बड़े पोते को देखा है, तब से वह उसे 3 बार गले लगा चुका है, लेकिन एक भी बार कामयाब नहीं हुआ। दोपहर में वह आरव के लिए रोया था और शाम को उस पर पेशाब कर दिया था। अभी अभी उसने उसे गले लगाया था। वह आदमी तुरंत नाराज हो गया, लेकिन वह आरव के साथ इतनी देर तक खेलता रहा और छोटा सा बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया। क्या इसका मतलब यह है कि आरव का उसके प्रति व्यवहार सुधर गया है? सुनील सक्सेना इसके लिए उत्सुक थे। आरव ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर सुनील सक्सेना की ओर हाथ बढ़ा दिया। सुनील सक्सेना बहुत खुश हुए और जल्दी से अनीता सक्सेना को आवाज लगाई, बीवी देखो, आरव ने मेरा आलिंगन स्वीकार कर लिया। उसने एक पल भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। ये वाक्य चिल्लाने के बाद उसने तुरंत आगे बढ़कर आरव को उत्साहित होकर गले लगा लिया। अनीता सक्सेना ने बगल से कहा, ध्यान से पकड़ लो, आरव अभी छोटा है। सुनील सक्सेना खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और आरव को अपनी बाहों में संभालते हुए उन्होंने खुशी से कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है इसे कैसे पकड़ना है। दोपहर में अर्जुन सक्सेना ने उन्हें विस्तार से समझाया। अनीता सक्सेना ने देखा कि वह बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, इसलिए वह सोफे के पास रखे उपहार बॉक्स को लेने के लिए लिविंग रूम में चली गईं। ये सब अर्जुन सक्सेना के लाए हुए तोहफे हैं। इन्हें पहले कभी खोला नहीं गया। अब जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा वहां नहीं हैं, तो अनीता सक्सेना देखना चाहती हैं कि दोनों बच्चों ने क्या क्या खरीदा है। क्लेरिंस के पूरे स्किन केयर सेट से लेकर चैनल के सौंदर्य प्रसाधनों के सेट, सोने के ब्रेसलेट और पीछे रखे चैनल बैग तक, एक एक करके सभी सामान निकालते हुए अनीता सक्सेना के चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट होती गई। उसने सुनील सक्सेना से एक एक करके बात की। सुनील सक्सेना ने आखिरी बात सुनी, आखिरी बात देखी और पाया कि यहाँ सारी चीजें उसकी पत्नी के लिए खरीदी गई थीं और उसके पास अपनी कुछ भी नहीं थी। वास्तव में जब वह शाम को ऊपर गया तो अर्जुन सक्सेना मूल रूप से सभी उपहार लाना चाहता था, लेकिन उस समय अनन्या शर्मा और अनीता सक्सेना अपने 2 बच्चों के साथ पहले ऊपर चली गईं। केशिन फिर से चिपकी हुई थी और सुनील सक्सेना को उन्हें पकड़ने नहीं दे रही थी। वह केवल बच्चे को पकड़ सकता है। सुनील सक्सेना सामान ले जाता है। तंबाकू और शराब बहुत भारी होते हैं, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने इन्हें पहले ऊपर ले लिया। लेकिन सुनील सक्सेना को यह बात पता नहीं थी। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना उसके लिए कुछ नहीं लाया, वह मन ही मन दुखी हुआ। इसमें क्या खासियत है? ये तो मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदे हैं, सुनील सक्सेना ने नाराज होकर कहा। अनीता सक्सेना खुशी से मुस्कुराई और बोली, ये तो अलग बात है, जो आपने खरीदा है वो और जो अर्जुन सक्सेना लाया है वो कैसा है? उसने जो खरीदा है वो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, जिससे पता चलता है कि ये बच्चा कितना ध्यान रखता है।
सुनील सक्सेना अनिच्छा से आरव के साथ चले गए और उपहार की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं देखा। ये बच्चा तो सचमुच अंधा है, इसे अपनी सास को खुश करना आता है। सुनील सक्सेना गुस्से से बोला, क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे लगता है अभी बेफिक्री करने की जल्दी है। मेहनती होना कोई गद्दार या चोर नहीं है, और तुम्हारी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाना चाहते हैं, और ये छोटी सी मेहरबानी तुम्हें रिश्वत देगी। मैं तो अक्सर तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें खरीदता था। ये देखकर कि उसके शब्द कुछ तीखे थे, अनीता सक्सेना भौहें चढ़ाए बिना न रह सकी और बोली, बूढ़ेसू आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं गलत हूँ? ऐसा नहीं है कि हमारा परिवार ये चीजें खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए उसका इन्हें दे देना कोई असामान्य बात नहीं है। सुनील सक्सेना ने ठंडी खींच से कहा। अनीता सक्सेना को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ, वह अचानक दुखी क्यों हो गई। लिविंग रूम का माहौल थोड़ा गतिरोध भरा था, जिसे सुनील सक्सेना की बाहों में आरव ने भी महसूस किया। बच्चे के रोने की आवाज ने तुरंत दोनों का ध्यान आकर्षित कर लिया और सुनील सक्सेना का गुस्सा शांत हो गया तथा वह बच्चे को मनाने के लिए दौड़ पड़े। इस समय अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा होटल वापस जा रहे थे। अनन्या शर्मा कल मछली पकड़ने जाने को लेकर चिंतित थी। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने अपने दाहिने हाथ से उसका हाथ हल्के से दबाया और पूछा, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने उनकी ओर देखा और कहा, अर्जुन सक्सेना, मेरे पिताजी मछली पकड़ने में बहुत अच्छे हैं, और मेरे चाचा और वे दोनों चाचा दोनों मछुआरे हैं जो अक्सर एक साथ मछली पकड़ते हैं, इसलिए यदि वे कल को कुछ अप्रिय कहते हैं तो इसे दिल पर न लें। मेरे पिताजी ऐसे ही हैं, अभिमानी, अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए घमंडी और हमेशा लोगों को अभिभूत करना पसंद करते हैं। 156 एक बॉस के रूप में यह एक छोटी सी समस्या है। अर्जुन सक्सेना ने सुना और उदासीनता से मुस्कुराए। उनके पास सिस्टम कौशल है, वह इसके बारे में कैसे चिंतित हो सकते हैं? चिंता मत करो अनन्या, मैं मछली पकड़ने में अच्छा नहीं हूँ, अर्जुन सक्सेना ने आत्मविश्वास से कहा। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और कुछ नहीं बोलीं। उन्हें अर्जुन सक्सेना का मछली पकड़ना अजीब नहीं लगा। लड़कों, बचपन से ही मछली पकड़ने का शौक होना स्वाभाविक है, लेकिन अर्जुन सक्सेना की उम्र हो गई है। अपने पिता जैसे अनुभवी की तुलना में अनुभव और जोश कम ही होगा। हालांकि अर्जुन सक्सेना की मानसिकता के साथ अनन्या शर्मा अधिक सहज महसूस करती थीं। अनन्या शर्मा थोड़ी देर बैठी रही, उसे रात की छुट्टी याद आ गई और उसने अर्जुन सक्सेना से कहा, अर्जुन सक्सेना, आज रात हम कैसे सोएंगे? मेरे घर पर आराम करो, मेरे मम्मी पापा तुम्हें मेरे बेडरूम में सोने नहीं देंगे। अर्जुन सक्सेना ने बहुत देर तक यही सोचा था। पहली बार जब वो दरवाजे पर आए तो सीधे साथ सोना तो नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने अपनी कलाई ऊपर उठाई, हाथ का कंगन ऊपर उठाया और कहा, डरो मत, ये हमारे पास है, भूल गए क्या? अनन्या शर्मा ने उसका ब्रेसलेट देखा और फिर से उसकी कलाई की ओर देखा। उसने हाल ही में बहुत दिनों से इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरकार वह और अर्जुन सक्सेना दोनों ही हाल ही में मास्टर बेडरूम में सोए थे, लेकिन जब उसे उस ब्रेसलेट के इस्तेमाल की याद आई तो उसके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता और मिठास भर गई। कभी कभी अलग अलग सोना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस जोड़े का ऑफ साइड ब्रेसलेट बहुत काम नहीं आता। अनन्या शर्मा को कुछ देर तक अच्छा महसूस हुआ, फिर उन्होंने अपने फ़ोन की ओर देखा। आज अपने स्टॉक का रिटर्न देखकर उसने आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना की ओर सिर घुमाया और कहा, अर्जुन सक्सेना, मैंने जो स्टॉक खरीदे थे उनसे पैसा बना है। जब से मैंने ये शेयर खरीदा है तब से मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी देखा कि मेरे शेयर में 9% की बढ़ोतरी हुई है। मैंने कुल 50,000 रुपये खरीदे थे और अब मुझे मुनाफा हो गया है, ये 4,500 रुपये हो गया है। अनन्या शर्मा बहुत उत्साहित थीं। हालांकि अर्जुन सक्सेना की कमाई के मुकाबले 4,500 ज़्यादा नहीं थे, लेकिन स्टॉक में हाथ आजमाने के बाद यह उनकी पहली कमाई थी, इसलिए वह फिर भी बहुत उत्साहित थीं। उसकी बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। उसने जो मोबाइल फ़ोन दिया था उसे देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने तारीफ करते हुए कहा, अनन्या, तुम वाकई कमाल हो। कुछ दिन अपनी फाइनेंस की किताब पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे सीख पाऊंगा। मैंने शेयरों में निवेश करना शुरू किया और शेयर बाजार में कदम रखते ही मैंने खूब पैसा कमाया। यह आश्चर्यजनक है। अनन्या शर्मा की प्रशंसा सुनकर उनके मन में और भी मिठास भर गई और वे अपना सिर नीचे करके इस स्टॉक के रुझान पर विचार करने लगे। मुझे लगता है कि इसके लाइन ट्रेंड को शीर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए था। बीच बीच में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड अभी भी शीर्ष पर पहुंच रहा है। मैं इंतजार करके एक शॉट लगाना चाहता हूं। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आपकी बात सुनो, मेरे परिवार को निवेश के पैसे की पहली बाल्टी कमाने का इंतजार करो।
उनके प्रति उनके विश्वास ने अनन्या शर्मा को थोड़ा अधिक सम्मानजनक महसूस कराया। दोनों अपना सामान पैक करने के लिए होटल लौट आए, समय से पहले ही कमरे की जांच कर ली और वापस सू के घर के भूमिगत पार्किंग स्थल पर चले गए। कार खड़ी देखकर अनन्या शर्मा ने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने धीरे से उसकी कलाई खींच ली। अनन्या शर्मा ने उसे संदेह से देखा। क्यों? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन सक्सेना अचानक झुक गया, अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को चूम लिया। लंबा चुंबन 2 मिनट से अधिक समय तक चला। जब तक अनन्या शर्मा का चेहरा लाल नहीं हो गया और उसकी सांसें सामान्य नहीं हो गईं, तब तक अर्जुन सक्सेना ने उसे छोड़ दिया। अनन्या शर्मा की आंखें पानी की तरह थीं, सुंदर हंस गर्दन और गला थोड़ा सा लुढ़का हुआ था और उसकी कोमल आंखें उसे शर्म से देख रही थीं। अर्जुन सक्सेना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाद में जब मैं आपके घर जाऊंगा तो खुलकर आपके करीब नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पहले ही किस कर लेते हैं। इस तरह की मिठास ने अनन्या शर्मा को और भी शर्मिंदा कर दिया, लेकिन ये सोचकर कि वह बाद में अर्जुन सक्सेना के साथ सो नहीं पाएगी, अनन्या शर्मा ने भी हिम्मत की, अपना सिर उठाया और अर्जुन सक्सेना के होठों पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। किस के बाद अनन्या शर्मा जल्दी से कार से बाहर निकली और शर्माते हुए डिक्की के सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन सक्सेना के स्तब्ध रह जाने के बाद वह अचानक हंस पड़ा, आगे बढ़कर अभी भी गर्म होठों को छू लिया और पलटकर कार से बाहर निकल गया। डिक्की में जो सामान रखा था वह ज्यादा भारी नहीं था। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को उसे संभालने को कहा, जबकि उसने एक डिब्बा मिठाई, एक डिब्बा संतरे, सिगरेट और चाय रख ली। इतना कुछ ले जाते देख अनन्या शर्मा के हाथ में तो बस मां का थैला था, सो उसने कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम संतरे जमीन पर रख दो, मैं ले चलता हूँ। शराब की 12 बोतलें, एक पूरा बड़ा डिब्बा और संतरे का एक डिब्बा, ये हल्का नहीं है। उसे अर्जुन सक्सेना पर दया आ गई। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर हिलाया और दोनों डिब्बों को आसानी से अपनी बाहों में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कहा, नहीं, बस संतरों का ये डिब्बा हल्का नहीं है, आप अभी भी स्तनपान करा रही हैं और आपका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, भारी काम नहीं कर सकती। दोनों लिफ्ट की ओर चले गए और जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे, उनकी मुलाकात डिंगी के परिवार से हुई जो बाहर खाना खाकर वापस आए थे। अनन्या शर्मा को देखकर डिंगी आश्चर्य से चिल्लाया, अनन्या। अनन्या शर्मा ने उस व्यक्ति को आते देखा, हल्के से सिर हिलाया और चिल्लाई, आंटी, अंकल, दादी, आप कैसे हैं? अनन्या, ये तो बड़ा इत्तेफाक है, अभी जब हम बाहर खाना खाने जा रहे थे तो हमारे मम्मी पापा नीचे आ गए और बोले कि वो तुम्हें लेने आए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वापस आकर हम तुम्हें देख पाएंगे। डिंगी ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखते हुए कहा। शाम को सबने हालात देखे। अनन्या शर्मा पहली बार अपने बॉयफ्रेंड को घर लाई थी और सू परिवार के 2 बुजुर्गों को शायद पहले इसकी जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि माहौल थोड़ा शर्मनाक है तो डिंगी को वहां रुककर गपशप जारी रखने में शर्म आ रही थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वापस आकर अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना से फिर मिल पाऊंगा। इस समय सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना तो है नहीं। डिंगी की आंखें उत्सुकता से भर गईं। डिंगी की निगाहें देखकर अनन्या शर्मा ने उदारता से परिचय कराया, आंटी, यह मेरा बॉयफ्रेंड अर्जुन सक्सेना है। अर्जुन सक्सेना, यह आंटी डिंग का परिवार है जो 16वीं मंजिल पर रहता है। अर्जुन सक्सेना ने विनम्रता से उनकी ओर सिर हिलाया और कहा, नमस्ते अंकल, आंटी और दादी। नमस्ते अनन्या, तुम्हारी नज़र कितनी अच्छी है, मुझे कितना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया। डिंगी एक्सियाओ ने अनन्या शर्मा की तरफ देखा। डिंगी के पति ने भी अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, ये नौजवान वाकई बहुत अच्छा है। अनन्या के साथ खड़ा होना एक प्रतिभाशाली पुरुष और महिला के लिए स्वाभाविक मेल जैसा है। डिंगी ने गपशप करते हुए पूछा, क्या तुम गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाकर अपने माता पिता से मिलने वापस आ रहे हो? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। डिंगी की नज़र अर्जुन सक्सेना के हाथ में पकड़े वाइन के डिब्बे पर पड़ी और उसकी आंखें और भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। पहली बार वो एक पूरी डिब्बी माउताई लाया है। हमारे अहमदाबाद में तो ये पहले से ही बहुत बड़ी शिष्टता है। डिंगी के पति ने भी कहा, बूढ़े सू को सिर्फ पीना पसंद है। जवान आदमी, तुमने सही समझा। जब लिफ्ट 12वीं मंजिल पर पहुंची तो बातचीत करते हुए अनन्या शर्मा ने कहा, अंकल और आंटी, हम यहाँ हैं। ठीक है, जल्दी वापस जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। डिंगी मुस्कुराया और उन्हें बाहर जाते हुए देखा। सू परिवार, तीनों छोटे बच्चे कुछ देर तक सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना के साथ खेले और इतने थक गए कि सो गए। अनीता सक्सेना नीचे वाली बेबी शॉप से 3 बेबी कॉट खरीद लाईं। तीनों नन्हे मुन्नों को एक कतार में बिस्तर पर लिटा दिया गया और वे बहुत प्यारे लग रहे थे।
सुनील सक्सेना इसे नीचे नहीं रख पा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके 3 नन्हे पोते सो गए हैं। वह बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल से एक तस्वीर ली और कहा, ये 3 नन्हे बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं। बोलने के बाद उसने फिर से बच्चे की ओर देखा और जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक खुश होता। नींद में डूबे आरव को पता ही नहीं चला कि वो क्या सपना देख रहा है। उसने अपने नन्हे हाथों को बेतरतीब ढंग से हिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर कि वो अपना नाजुक चेहरा खुजलाने ही वाला है, सुनील सक्सेना ने जल्दी से अपना फ़ोन नीचे रखा और अपने नन्हे पोते के हाथों को धीरे से थाम लिया ताकि वो खुद को चोट न पहुंचाए। छोटा लड़का वास्तव में शरारती है, वह ईमानदारी से सोता नहीं है। अगर वह बाद में अपने छोटे चेहरे को खरोंचता है तो उसे क्या करना चाहिए। भी घर की घंटी बजी। सुनील सक्सेना को पता था कि अर्जुन सक्सेना और बाकी लोग वापस आ गए होंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपने नन्हे पोते का हाथ नीचे रखा, कुछ कदम पीछे हटे और उनके चेहरे पर फिर से गंभीरता आ गई। वह उदास चेहरे के साथ पानी पीने के लिए लिविंग रूम में चले गए। इसी दौरान अनीता सक्सेना ने दरवाजा खोला। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा अंदर आए और पहले किसी को फ़ोन किया। अनीता सक्सेना ने देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं और पूछा, इतनी सारी चीज़ें क्यों हैं? अर्जुन सक्सेना ने कहा, अनन्या का हाथ हमारा सामान है और मेरे हाथ में ये चीज़ें वो उपहार हैं जो मैं पहले लाया था, लेकिन शाम को, क्योंकि मैं बच्चों को ऊपर नहीं ले जा सकता था, मैंने उन्हें कार में बिठा दिया। अब इसे एक साथ ऊपर ले आओ। ये सुनकर सुनील सक्सेना अपनी परिधीय दृष्टि से ऊपर देखे बिना नहीं रह सके। उन्होंने मुताई वाइन का एक पूरा डिब्बा, नांटियन कीनू का एक डिब्बा, सिगरेट और नाजुक ढंग से पैक की गई चाय की पत्तियां देखीं। 2 घूंट पानी पीने का नाटक करते हुए वह मुड़े और अपने बेडरूम में वापस चले गए। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद वह अंततः खुद को रोक नहीं सका और गर्व से मुस्कुराया और फुसफुसाया, ये बच्चा सड़क पर है। पता चला कि ऐसा नहीं था कि उसने उपहार नहीं खरीदा था, बल्कि ऐसा था कि उसने शाम को इस बारे में बात ही नहीं की थी। सुनील सक्सेना को राहत मिली और उन्होंने तीनों नन्हे बच्चों की तस्वीरें देखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। ये 3 छोटे बच्चे सचमुच अधिक प्यारे होते जा रहे हैं। चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें, आप इससे थक नहीं सकते। सुनील सक्सेना इतने खुश थे कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। फ़ोन पर तस्वीरें देखते हुए उन्होंने बस प्रदीप मेहता का व्हाट्सएप खोला और तस्वीरें अतीत में भेज दीं। कुछ सोचते हुए उन्होंने एक और वाक्य भेजा, ये तीनों छोटे बच्चे मेरी अनन्या जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। प्रदीप मेहता ने तुरंत संदेश का उत्तर दिया, बूढ़ी सू, क्या तुम वर्सेल्स में हो? मेरे पोते पोतियों का क्या होगा? सुनील सक्सेना ने जब ये वाक्य देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ और उन्होंने प्रदीप मेहता की खबर पर जवाब देना बंद कर दिया। चेहरे पर एक उदास मुस्कान लिए उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और बच्चों की तस्वीरें देखने लगे। ये बहुत प्यारा है, ये वास्तव में हमारे सू परिवार के छोटे पोते होने का हकदार है। आरव की सिंगल फोटो देखकर सुनील सक्सेना उसे कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सके और मुस्कुराते हुए बोले, आरव, ये बच्चा आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। इतना छोटा, दादाजी से मिलते ही दादाजी के बॉस मुझे पेशाब करने की हिम्मत कर बैठा। एक शरीर के साथ भविष्य असीम है। आन्या और रिया बहुत सुंदर दिखती हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य में स्कूल की सबसे प्रसिद्ध सुंदर बहनें होंगी। मेरे पुराने सू परिवार के पोते और पोती साधारण नहीं हैं। लिविंग रूम में अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को सिगरेट, शराब और बाकी उपहार रखने को कहा। उसने पलटकर देखा तो वहां पालना रखा था। वह थोड़ी हैरान हुई। अनीता सक्सेना ने कहा, मैंने इसे अभी नीचे वाले मदर एंड बेबी स्टोर से खरीदा है। घर में पालना नहीं है। छोटे बच्चे रात में गिरने के डर से बड़े बिस्तर पर सोते हैं। पालना ज्यादा सुरक्षित है। अनन्या शर्मा ने अपनी मां की देखभाल के लिए आभार व्यक्त करते हुए हल्के से सिर हिलाया। अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा, अपनी बेटी के पास गईं और जानबूझकर बोली, अनन्या, आज रात बच्चे तुम्हारे कमरे में हैं। अकेले देखभाल करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फिर से अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा, शौकिन, तुम गेस्ट रूम में ठहरे हो। मैंने उसे साफ कर दिया है। मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। अनीता सक्सेना अर्जुन सक्सेना को अतिथि कक्ष के दरवाजे तक ले गईं, फिर अपनी बेटी को खींचने के लिए मुड़ीं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा, उसके हाथ में रखे कंगन को धीरे से हिलाया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अनन्या शर्मा अपने बेडरूम में लौट आईं, उनके दिल में गर्माहट और परिचितता का एहसास हो रहा था। अनीता सक्सेना बोली, जाओ अपना सामान पैक करो और नहाने की तैयारी करो। 2 दिन सड़क पर भाग दौड़ कर थक गए होगे। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अपना प्रसाधन सामग्री लेने के लिए मुड़ी। अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की पीठ देखी और उनके दिल में असीम भावनाएं उमड़ आईं।
जब वह पहले गई थी तब भी उनकी बेटी उनकी प्यारी सी गद्देदार जैकेट थी। अब जब वह वापस आई है तो वह किसी और की वस्तु और 3 नन्हे नन्हे खजानों की मां बन चुकी है। अनीता सक्सेना ने धीरे से आह भरते हुए पूछा, अनन्या, तुम मुंबई में कहाँ रहती हो? अनन्या शर्मा ने कहा, माँ, अर्जुन सक्सेना और मैंने स्कूल के पास 4 बेडरूम और 1 बेडरूम का मकान किराए पर लिया। जब अनीता सक्सेना को पता चला कि उनकी बेटी और अर्जुन सक्सेना एक साथ रह रहे हैं तो उन्होंने सिर उठाया और भौहें चढ़ा लीं। अपनी माँ का चेहरा देखकर अनन्या शर्मा ने तुरंत कहा, माँ, मैं वास्तव में गर्भवती होने के बाद बाहर चली गई थी क्योंकि मेरे बड़े पेट के कारण स्कूल में कुछ आलोचना होनी चाहिए, लेकिन उस समय मैं अकेली रहती थी, एक सीढ़ी वाला कमरा किराए पर लेती थी और घर भी छोटा और पुराना था। बाद में अर्जुन सक्सेना ने मुझे एकांतवास केंद्र से बाहर निकाला और उसी मोहल्ले में मौजूदा किराए के घर को तैयार किया, जो एक बिल्कुल नया साज सज्जा वाला एलिवेटर रूम है। घर किराए पर देने के बाद अर्जुन सक्सेना ने उसमें साज सज्जा का नवीनीकरण करवाया और उसे खरीदने के लिए एक पेशेवर डिजाइनर को नियुक्त किया। घर में ढेर सारा नया फर्नीचर और काफ़ी जगह है और हम तब से वहीं रह रहे हैं। अनीता सक्सेना के मन में जो थोड़ी सी उदासी थी वह उन्होंने जल्दी ही दूर कर ली। बेटी का तो पहले से ही एक बच्चा है तो स्वाभाविक है कि वो स्कूल में नहीं रहेगी। उसने बस इस बारे में सोचा ही नहीं। घर की हालत ठीक है ना? घर में 3 बच्चे हैं और ज़्यादातर चीज़ें लापरवाही से नहीं हो सकती। नए फर्नीचर में फॉर्मलाडिहाइड है और मुंबई का मौसम भी उमस भरा है। बच्चों के अंडरवियर रोज बदलने और धोने पड़ते हैं। तुम दोनों ने ये कैसे किया? क्या तुमने घर के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर खरीदा है? अनीता सक्सेना ने चिंता से पूछा। अनन्या शर्मा मुस्कुराए और सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने इन सब बातों का ध्यान रखा है माँ। अर्जुन सक्सेना, वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा सावधान है। वॉशिंग मशीन है और 4 वॉशिंग मशीन हैं। बड़ों और बच्चों के कपड़े अलग अलग धुलते हैं और वॉशिंग मशीन बारिश से धुलती है। टॉम रिया के कपड़े भी अलग से धुलते हैं और ड्रायर भी हैं। सुखाने के अलावा उन्हें अक्सर बालकनी में सुखाने के लिए रखा जाता है और ड्रायर के साथ अल्ट्रावायलेट नेचुरल स्टेलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखकर कि अनीता सक्सेना अभी भी चिंतित थी, अनन्या शर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एल्बम में उनके परिवार की तस्वीरें ढूंढकर उन्हें एक एक करके दिखाईं। अनीता सक्सेना उन तस्वीरों को देखकर थोड़ी हैरान हुई। हालांकि मुंबई में उनके किराए के घर का क्षेत्रफल उनके घर जितना बड़ा नहीं है, फिर भी गौरय छोटी और पूरी तरह से सुसज्जित है। जैसा कि अनन्या शर्मा ने बताया, अर्जुन सक्सेना बहुत ही सावधान व्यक्ति हैं। घर में कोई अतिरिक्त फर्नीचर नहीं है और ज़्यादातर स्मार्ट घर हैं जो जीवन के लिए सुविधाजनक हैं। बालकनी में भी वही है जो मेरी बेटी ने बताया था। 2 दीवार पर लगाने वाली और 2 ज़मीन पर रखने वाली हैं। कुल मिलाकर 4 वॉशिंग मशीन हैं। दूसरी तरफ 2 ड्रायर हैं। ये सभी बड़े ब्रांड के घरेलू उपकरण हैं। इस सेट की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। किचन में रखी चीज़ें भी बेहतरीन हैं। यद्यपि अर्जुन सक्सेना युवा है, फिर भी वह अनन्या और बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। अनीता सक्सेना को राहत मिली। उन्होंने सिर उठाया और अपनी बेटी से कहा, ठीक है, चलो नहा लेते हैं। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो अनीता सक्सेना उठ खड़ी हुई और बोली, आपका काम हो गया, अब बच्चों को संभाल लीजिए। मैं वापस मास्टर बेडरूम में जाकर नहा लूंगी और आपके साथ आऊंगी। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अपनी मां के जाने के बाद उसने जल्दी से अपने बाल सुखाए, फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अर्जुन सक्सेना को एक संदेश भेजा। अनन्या शर्मा, क्या आप सो गए? अर्जुन सक्सेना ने कुछ ही सेकंड में जवाब दिया, अभी नहीं। अनन्या शर्मा, मुझे भी नहीं। क्या आपको गेस्ट रूम की आदत है? क्या कुछ कमी है? मैं ला कर देती हूँ। अर्जुन सक्सेना, कोई कमी नहीं है, आंटी ने सब बना रखा है। क्या तुम और आंटी साथ में हो? क्या आंटी मुझे ऐसे बातें करते हुए देख लेंगी? अनन्या शर्मा, मेरी माँ कमरे में वापस आ गई हैं, बाद में आना। जब अर्जुन सक्सेना ने ये वाक्य देखा तो उनके मुंह के कोने ऊपर उठे। इस तरह का एहसास बहुत अजीब है। उसका और अनन्या शर्मा का रिश्ता खुला और ईमानदार है, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता की पीठ पीछे इतना छुप कर रहना उसे बहुत रोमांचक लगता है। अर्जुन सक्सेना, अनन्या, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वैसे नहीं सो पाऊंगा जैसा मैं सोचता हूँ? ये खबर देखकर अनन्या शर्मा के गाल लाल हो गए। जैसे ही वह कुछ मजाकिया बात कहने वाली थी, उसने अचानक बेडरूम के दरवाजे से हलचल सुनी, इसलिए उसने जल्दी से एक पंक्ति टाइप की और फ़ोन रख दिया। मेरी माँ वापस आ गई हैं, शुभ रात्रि। आखिर में एक विराम चिन्ह भी नहीं बचा। जब अर्जुन सक्सेना ने खबर देखी तो अनन्या शर्मा की घबराहट के बारे में सोचे बिना नहीं रह सके और उन्होंने अपना फ़ोन रख दिया और उनकी आंखों में मुस्कान और भी गहरी हो गई।
अनीता सक्सेना अपनी बेटी के शयन कक्ष में लौट आई। अपनी बेटी के बिस्तर पर लेटी हुई माँ और बेटी बहुत समय से इस तरह एक साथ नहीं लेटी थी। अनीता सक्सेना को पता था कि उनकी बेटी अब अलग है। उन्होंने पूछा, अनन्या, जब तुम जोंगहाई में थी तो क्या तुम अर्जुन सक्सेना के साथ एक ही बिस्तर पर सोती थी या अलग अलग? अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और उनके चेहरे पर दो लालिमाएं उभर आईं। उन्होंने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाए, नहीं। शब्द पूरे होने से पहले ही अनीता सक्सेना ने खुद पर हंसते हुए धीरे से कहा, मैं वास्तव में उलझन में हूँ। आप दोनों ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है, फिर भी मैं ऐसा सवाल पूछती हूँ। अनन्या शर्मा को अचानक और भी शर्म महसूस हुई और उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी और बोली, माँ, मुझे नींद आ रही है, चलो आराम करते हैं। अनीता सक्सेना को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने और बातचीत जारी रखी। दूसरी तरफ गेस्ट रूम में अभी भी लाइट जल रही थी। अर्जुन सक्सेना अभी भी अनन्या शर्मा के साथ हुई बातचीत को याद कर ही रहे थे कि अचानक उनके रूममेट्स का अभिवादन आया। तीनों रूममेट्स को पता था कि अर्जुन सक्सेना आज अपनी सास के घर आया हुआ है और वे अर्जुन सक्सेना की स्थिति को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने समूह में पूछा, भाई अर्जुन, आज आप अपनी भाभी के माता पिता से मिलने गए थे, क्या हाल है? क्या तुम्हारी भाभी के माता पिता तुम्हारे साथ ठीक हैं? तुम 3 छोटे छोटे खजाने वापस ले आओ, बुजुर्ग बहुत खुश होंगे, है ना? भाई अर्जुन, क्या आपकी भाभी के माता पिता ने आपको शर्मिंदा किया? रूममेट्स की चिंता भरी बातों को देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने जवाब दिया, सब कुछ नियंत्रण में है। अमित खन्ना, वाह भाई अर्जुन, आपकी भाभी के माता पिता कैसे हैं? मैंने सुना है कि जब आप पहली बार घर आए थे तो आपकी सास और उनके पति के साथ बहुत मुश्किल हुई थी। उन्होंने आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी की, है ना? विक्रम पटेल, जब मैं अपने माता पिता से मिलने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है। हम मर्दों के लिए ये एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर मेरा कोई साथी होता तो पहली बार दरवाजे पर आते ही मैं ज़रूर बहुत घबरा जाता। भाई अर्जुन बहुत बहादुर है। राहुल मेहता, भाई अर्जुन, जल्दी से बताओ तुमने अपने बूढ़े पति और सास को कैसे संभाला, और हमें भी थोड़ा अनुभव सिखाओ। हालांकि मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर मुझे इस तरह की बातों से डर लगता है। अर्जुन सक्सेना, डरने की कोई बात नहीं है। सामने वाला आपके बूढ़े पति और सास हैं, कोई आदमखोर राक्षस नहीं। अपना सामान अच्छे से ले आओ और सही शिष्टाचार का पालन करो, बाकी सब ठीक रहेगा। अमित खन्ना, भाई अर्जुन सच में बहुत ताकतवर है, मुझमें तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं है। चारों कुछ देर बातें करते रहे, तभी अचानक अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा। अनीता सक्सेना का व्हाट्सएप मैसेज था जिसमें पूछा गया था कि क्या इस समय फ़ोन उठाना ठीक नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने जवाब दिया कि ठीक है, और अनीता सक्सेना का फ़ोन नंबर तुरंत आ गया। अनीता सक्सेना को पता नहीं था कि अर्जुन सक्सेना आज अहमदाबाद आ गया है, लेकिन उसने उसके बगल में मुंबई से आए एक कॉलेज के छात्र को ये कहते सुना कि उसके बेटे के स्कूल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और छुट्टियां हो गई हैं। बेटा कई दिनों से वापस नहीं आया है, तो शायद अपनी सास के घर गया होगा। इसलिए अनीता सक्सेना ने हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करना चाहा। बेटा, अब कहाँ हो? क्या तुम अपनी बहू के घर गए थे? अनीता सक्सेना ने भी नहीं छिपाया और उनके बेटे ने भी साफ साफ नहीं कहा, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अनीता सक्सेना को पूछना ही पड़ा। ये देखकर कि अनीता सक्सेना ने अनुमान लगा लिया है, अर्जुन सक्सेना ने सरलता और उदारता से स्वीकार किया, ठीक है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ और अब मैं अपनी सास के घर के अतिथि कक्ष में रहता हूँ। अनीता सक्सेना को जब पता चला कि उनका बेटा आज अपनी सास के घर पर सो रहा है तो वह बहुत खुश हुई। बदबूदार लड़के, तू आखिरकार माँ को सच बताने को तैयार हो गया। सब एक दूसरे के घर गए और घर पर माँ बाप को अंदाज़ा लगाने दिया। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए शिकायत की। अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ, मैं आपसे और पापा से यह बात छिपाना नहीं चाहता था। क्या मैंने आपको इस रिश्ते के बारे में पहले नहीं बताया था? मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि मैं जल्द ही घर जा रहा हूं और आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूं। फ़ोन पर दूसरी तरफ अनीता सक्सेना बोली, हाँ, सरप्राइज़, सिर्फ बहू की बात नहीं। बच्चे का क्या? अनीता सक्सेना मुस्कुराहट से मुंह नहीं बंद कर पाई और बोली, बच्चे की बात मत छिपाओ, तुम्हारे चाचा झांक को तुम्हारे पापा ने पहले ही उड़ा दिया है। जिस दिन तुमने कार खरीदी थी उन्होंने कहा था कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बहू को देखा है, तुम्हारा बच्चा है। साले, तुम इतने दुस्साहसी हो कि यह बात छिपाने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम्हारे पापा और मेरा एक पोता है। जब अर्जुन सक्सेना ने देखा कि अनीता सक्सेना को इस बारे में पता है तो उसने तुरंत अपने मन में यह बात सोची। हाल ही में उसके माता पिता अक्सर फ़ोन करके उससे उसके रिश्ते के बारे में पूछते थे। उसके मन में चल रही कई अटकलों की तुलना में, हालांकि अंकल झांग इसे छिपाने में मदद करने को तैयार थे, उसके माता पिता शाकाहारी नहीं थे।
अंकल झांग ने तुम्हें बताया? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनीता सक्सेना ने कहा, हाँ, मेरे पापा और मैंने वीडियो में देखा कि आपकी कार में एक बच्चे का डायपर था और आपके पापा ने आपके अंकल झांग को फ़ोन करके उड़ा दिया। हम जल्द ही भर्ती करेंगे, कहना कि आपने हमारे साथ एक पोता जोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि अंकल झांग को अभी भी संदेह है। अर्जुन सक्सेना हंस पड़े। चूंकि अंकल झांग ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने नाव को भी धक्का देकर आगे बढ़ाया। फिलहाल उन्होंने अपने माता पिता को ये बताने की योजना नहीं बनाई थी कि वे और अनन्या शर्मा असल में 3 जुड़वां बच्चे हैं, इसलिए जब वे घर गए तो उनके माता पिता फिर भी सुखद आश्चर्यचकित हुए। 159 अनीता माँ, अंकल झांग उतने ज़बरदस्त नहीं है जितना आप सोचती हैं। उन्होंने कहा तो था, पर पूरी बात नहीं कही थी। अब आपके एक से ज़्यादा बड़े पोते हैं। माँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर आश्चर्य से बोली, आह, एक से ज़्यादा बच्चे? अर्जुन सक्सेना ज़्यादा कुछ नहीं बोले और अनीता सक्सेना पूछ नहीं सकती थी, तो उन्हें पूछना ही पड़ा। अच्छा साले, तू अभी तक अपने माँ बाप से छुप रहा है? तो माँ नहीं पूछती? माँ पूछती है, आज बहू से मिलने जा रहा है। मेरे माँ बाप, उन्होंने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुझे शर्मिंदा नहीं किया? अर्जुन सक्सेना को आज की घटना याद आ गई और उन्होंने कहा, नहीं, हालांकि मेरे चाचा चाची इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं और अनन्या बच्चों को कुछ देर के लिए सीधे वापस ले आए, पर फिर भी मुझे अच्छा ही लगा। मैं यहीं रात का खाना खाता हूँ। चाची भी रात में मेरे साथ ही रुकी थीं। अंत में उसने फिर कहा, माँ चिंता मत करो, मुझे आपके बेटे के ससुर और सास को संभालने का विश्वास है। बेटे की बात सुनकर अनीता सक्सेना हंसी रोक नहीं पाई। इतना आत्मविश्वास? बहू का घर कहाँ है? अहमदाबाद में, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अहमदाबाद? वहाँ तो व्यापारी लोग हैं, बहू का घर ठीक नहीं है क्या? खैर, ये ठीक है। फ़ोन के दूसरी तरफ अनीता सक्सेना ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन सक्सेना जानता था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए उसने कहा, माँ चिंता मत करो, आपका बेटा और मैं बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। मैंने 20 साल की उम्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और अपनी पत्नी और बच्चों को एक नई कार में वापस लाया और मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने अपना शिष्टाचार नहीं खोया। मेरे चाचा और चाची ने इसे देखा होगा। अपने बेटे को ये कहते देख अनीता सक्सेना को राहत महसूस हुई और उन्होंने कहा, वाह, मेरा बेटा अद्भुत है। दोनों ने कुछ और बातें की। अनीता सक्सेना इन बातों के बारे में सोचते हुए शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो तो सचमुच तुम्हारे पास ज़्यादा दिमाग है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात अपने माता पिता को पहले कैसे बताऊं। बहू का जन्म एक बड़ी घटना है। अगर तुम अकेले हो तो अकेले कैसे रह सकते हो? अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं इसे संभालने में मदद कर पाती। सास अपनी बहू के प्रसव का ध्यान रखती है और यही होना भी चाहिए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ अब ज़माना बदल गया है, प्रसव का ज़्यादा वैज्ञानिक तरीका है। मैं अनन्या को प्रसव के लिए प्रसव केंद्र ले गया और उन्होंने उसकी अच्छी देखभाल की। माँ बोली, प्रसूति गृह तो अच्छा है, पर इस बारे में बात करना ठीक नहीं। मेरी बहू ने बच्चे को जन्म दिया और मैं, सास, वहाँ नहीं आई। अगर मैं अपने ससुर और सास को बता दूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी सास तुम दोनों की हालत जानती हैं। अपनी माँ को थोड़ा चिंतित देखकर अर्जुन सक्सेना ने सच बता दिया। माँ, असल में मेरी सास और ससुर भी बिल्कुल आपकी तरह ही हैं। उन्हें आपसे भी कम जानकारी है। मैं आज अनन्या और बच्चों को वापस ले आए और उन्हें ही इस बारे में पता था। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में जब अनन्या को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने अपने परिवार को यह नहीं बताया कि मैं अपनी इंटर्नशिप की वजह से सर्दियों की छुट्टियों में वापस नहीं आई, इसलिए मेरी सास और बाकी लोगों को भी हमारे अफेयर और प्रसव पीड़ा के बारे में पता था। बस। अनीता सक्सेना ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अंततः वे कहने से खुद को नहीं रोक सकी, बच्चों, अब तुम बहुत साहसी हो गए हो। ऐसा कहने के बावजूद उनके स्वर में कोई निंदा नहीं थी। अनीता सक्सेना बोली, बेटा, चूंकि बहू का परिवार अभी इस स्थिति में है, इसलिए ससुर और सास को शायद इसे स्वीकार करने में समय लगेगा और बहू भी बहुत दिनों से घर नहीं आई है। इस बार तुम जाओ, बस कुछ दिन और रुको और उनके परिवार को अपना ख्याल रखने दो। घुल मिल जाओ, उन्हें अपने घर में ज़्यादा देखने दो, वरना वे अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे कैसे छोड़ेंगे। माँ, मैं कुछ दिन रुकूंगा, देखते हैं अनन्या कब जाना चाहती है। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, अच्छा, एक पति को ऐसा ही होना चाहिए। वैसे अनन्या के साथ तो अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा, समझ रही हो। कॉलेज में उसने तुम्हें 3 बच्चे दिए और खुद ही गर्भवती हो गई। उस वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं समझता हूँ माँ, चिंता मत करो, आपकी बहू और मैं ठीक हैं। बेटे के स्वर में मिठास सुनकर अनीता सक्सेना को राहत मिली।
दोनों ने कुछ और नहीं कहा और कुछ बातें करने के बाद अनीता सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर अनीता सक्सेना उत्साहित होकर अर्जुन के पिता के पास गईं और उन्हें अपने बेटे और बहू की विशेष स्थिति बताई। ये सुनकर पापा सक्सेना भी हैरान रह गए और बोले, लगता है इन दोनों बच्चों में बहुत किस्मत और हिम्मत है, और ये लोग पहले इस तरह की चीज़ को मारने की हिम्मत करते हैं, लेकिन इस तरह हम और हमारे ससुराल वाले एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर हम भविष्य में मिलते हैं तो कारावास के कारण अप्रिय स्थिति नहीं होनी चाहिए। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा, इस बार ससुराल वालों की जिम्मेदारी मेरा बेटा संभालेगा। अर्जुन अब सचमुच बड़ा हो गया है, हम दोनों कुछ नाश्ता बचा सकते हैं। जल्द ही हम देखेंगे। पोते पोतियों का समय हो गया है। अर्जुन, तुम खुश तो हो? पिताजी सक्सेना की मुस्कान स्वतः स्पष्ट है। अनीता सक्सेना ने आश्चर्य से कहा, बेटे ने अभी अभी बताया कि लाओ झांग का एक हाथ अभी भी है और एक से ज्यादा बच्चे हैं। बताओ, क्या बेटे और उसकी बहू के जुड़वां बच्चे हुए? पिताजी सक्सेना ने कुछ देर सोचा और बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता। अनीता सक्सेना बोली, क्यों नहीं? मेरे बेटे ने कहा, एक से ज्यादा। पिताजी सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, हो सकता है मेरी चेतना सिर्फ जुड़वां न हो। अगर जुड़वां हैं तो हम सब एक को जानते हैं। मेरा बेटा कुछ कहता क्यों नहीं? अनीता सक्सेना आश्चर्यचकित थी, क्या ये 3 बच्चे हो सकते हैं? पिताजी सक्सेना ने कोई वचन नहीं दिया, लेकिन वे बहुत खुश भी थे। अनीता सक्सेना इतनी उत्साहित थी कि वह खुशी से ताली बजाते हुए लिविंग रूम में इधर उधर घूमने लगीं। उसे ऐसे देखकर पापा सक्सेना मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अभी तो हालात अनिश्चित हैं। 3 बच्चों को जन्म देना इतना आसान नहीं है। ज्यादा उम्मीद मत रखना, वरना जब तक तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ जाता तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ खुश होकर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे ने तो यही कहा है। लगता है हमारे 3 बच्चे होने वाले हैं। हाँ, लगता है मुझे बच्चों के लिए और कपड़े और जूते बनाने होंगे। एक बच्चा ही काफ़ी है। हाँ, पर 3 तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं। बूढ़े किन, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे लड़के होंगे या लड़कियाँ? क्या 3 बच्चे लड़के और लड़कियाँ दोनों होंगे? क्या मैं भी कुछ ऐसे ही करूँ? अनीता सक्सेना ने उत्साह से कहा। पिताजी सक्सेना ने असहाय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी तक पता नहीं है, इस बारे में इतना मत सोचो। ऐसा कहने के बाद जब अनीता सक्सेना खुशी खुशी घर में सुई धागा करने चली गईं, तो अर्जुन के पिता अकेले में हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। आज की रात एक रोमांचक रात होने वाली थी, नींद नहीं आ रही थी। पापा सक्सेना उठे और शराब की एक बोतल लेने रसोई में चले गए, फिर दादाजी किन और दादी किन की श्वेत शाम तस्वीरों के सामने बैठ गए और दोनों बुजुर्गों के लिए 2 कटोरी शराब डाल दी और उनका पूरा प्याला भर गया। उसने 2 गिलास वाइन पी और खुश होकर बोला, पापा, मम्मी, अभी सुना। अर्जुन सक्सेना ने हमारे परिवार में कई पोते पोतियां और शायद एक छोटी पोती भी जोड़ दी है। आप भी बहुत खुश होंगे। वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे और बहू भी साथ में वापस आ जाएगी, तो हमारा परिवार एक साथ रहेगा। दीवार पर लगी 2 तस्वीरों को देखते हुए पिताजी सक्सेना बोले, पापा, माँ, पहले परिवार में कोई छोटा नहीं था और आपके शिलालेख कभी खुदे नहीं हैं। इस बार जब बच्चे वापस आएंगे तो हम सब मिलकर आपके लिए समाधि पत्थर खुदवाएंगे। परिवार में इतने सारे नए लोगों के आने से आप दोनों बड़े लोग भूमिगत रहते हुए निश्चिंत रह सकते हैं। अहमदाबाद। अनीता सक्सेना ने ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबी रात बिताई हो। उसकी एक ही बेटी है, अनन्या शर्मा, जो अब 20 साल की हो गई है। बच्चों के साथ बिताई चंद रातें मानो बरसों बीत गईं, पर आज रात उसे आखिरकार वो एहसास हुआ जो पहले हुआ करता था और अब भी 3 गुना ज्यादा है। क्योंकि तीनों नन्हे मुन्ने अचानक एक नए माहौल में ढल गए थे और बिल्कुल नए पालने में सो गए थे, इसलिए जाहिर है कि वे बहुत असहज थे। वे रात में 6 बार उठे, उन्हें दूध पिलाया, डायपर बदले और सुलाने के लिए मनाया। नींद लगभग टूट चुकी थी। सुबह 5 बजे तीनों छोटे बच्चे फिर से जाग गए। इस बार काफी देर तक मनाने के बाद बच्चों की आवाज लगभग भारी हो गई थी। अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा भी थक चुकी थीं। अनीता सक्सेना अपनी बेटी अनन्या से पूछ ही बैठी, क्या जब तुम मुंबई में थी तो घर पर कोई आया रखती थी? बच्चे हर रात कितना शोर मचाते हैं। घर पर एक आंटी नानी है, लेकिन वो दिन में आती हैं और रात में घर पर नहीं रहती, और छोटा बच्चा आम दिनों में इतना शोर नहीं मचाता। आज अचानक नया माहौल होना चाहिए था और थोड़ा असहज भी है। दोनों के चेहरे पर थकान के भाव थे। अनीता सक्सेना ने आह भरते हुए कहा, ये बहुत थकाने वाला काम है। 3 बच्चों की देखभाल, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समय लगेगा, मेरे बाल झड़ जाएंगे। क्या आप और अर्जुन सक्सेना इसे सामान्य रूप से संभाल सकते हैं? अनन्या शर्मा थकी हुई मुस्कान के साथ बोली, अर्जुन सक्सेना बहुत हल्का है,
रात में जब बच्चे जागते हैं तो अर्जुन सक्सेना को तुरंत पता चल जाता है कि दूध पाउडर बनाना, बच्चों के लिए डायपर बदलना और फिर बच्चों को सुलाने का काम भी उसी की जिम्मेदारी है। लगभग रात में जब वह जागता है, वह बस इसी काम में व्यस्त रहता था और मैं मदद के लिए वहां मौजूद थी, इसलिए मुझे ठीक लगा। आज जब अनीता सक्सेना ने अपनी बेटी की हालत देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अर्जुन सक्सेना को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर झूठ नहीं बोला था, क्योंकि कल रात जब उनकी बेटी नीचे आई थी तो जाहिर तौर पर थोड़ी असहज थी। इस तरह की असंगति उसकी बूढ़ी सू की तरह है, जो उसे कभी घर का काम करने, खाना बनाने और कभी कभार खुद करने से थक जाती है। उनकी बेटी की हालत अब ऐसी है कि लगता है कि वह सप्ताह के दिनों में अर्जुन सक्सेना पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। अनीता सक्सेना ने ये सोचा और उसके दिल में अर्जुन सक्सेना के प्रति द्वंद्व थोड़ा कम हो गया। अगली सुबह अनीता सक्सेना जैविक घड़ी के कारण 7 बजे से पहले जाग गईं। करवटें बदलते रहने और ठीक से न सोने का नतीजा यह है कि वह हर जगह असहज महसूस करती है, खासकर अपनी बूढ़ी कमर में। अनन्या को अभी भी सोते हुए देखकर उसे दुख हुआ कि उसकी बेटी कल रात ठीक से सोई नहीं, इसलिए वह अपनी बेटी की कमर को एक हाथ से पकड़े हुए, हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए हल्के से उसके कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन सक्सेना कल रात अच्छी नींद सोए। सुबह 6 बजे उठे। अपनी पत्नी और बच्चों से न मिल पाने के कारण उन्होंने सुबह अकेले बालकनी में बॉक्सिंग का अभ्यास किया। उसने इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत युद्ध कौशल को सक्रिय कर दिया और उसका शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था। उसे मुक्केबाजी और व्यायाम से कोई लेना देना नहीं था और वह अपनी मांसपेशियों की ताकत को और भी ज्यादा महसूस कर सकता था। अनीता सक्सेना जैसे ही लिविंग रूम में दाखिल हुई, उन्होंने देखा कि कोई उनकी बालकनी में मुक्के बरसा रहा है। हर मुक्का मानो हवा का झोंका हो और बाघ बहुत ताकतवर था। अनीता सक्सेना स्तब्ध रह गईं, मन ही मन सोच रही थी कि क्या परिवार में कोई बाहरी दुनिया का विशेषज्ञ घुस आया है। गौर से देखने पर पता चला कि वह अर्जुन सक्सेना था। अर्जुन सक्सेना, अनीता सक्सेना ने संदेह से चिल्लाकर कहा। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर घुमाया। उसके माथे पर टूटे हुए बाल पसीने से गीले थे और उसका सुंदर चेहरा सुबह की धूप में असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। आंटी जल्दी। सुप्रभात, अनीता सक्सेना ने जवाब दिया। एक कदम चलते ही उसकी पीठ के निचले हिस्से में फिर से दर्द होने लगा। उसने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अपनी पीठ को थाम लिया। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने पूछा, आंटी आप ठीक तो हैं? अनीता सक्सेना ने अपना सिर हिलाया, ये सोचकर कि अर्जुन सक्सेना पिछली रात बच्चों की देखभाल करने में मदद कर रहा था। उसका स्वर बहुत नर्म हो गया और उसने कुछ और शब्द कहे। ये ठीक है, मैंने लंबे समय से बच्चों की देखभाल नहीं की है। मैं कल रात बहुत जाग गई। गले लगाओ, यह एक लंबा समय हो गया है। मेरे बच्चे, मैं आज थोड़ा पीठ दर्द के साथ जाग गया और यह एक पुरानी समस्या है, चिंता मत करो। ये देखकर अर्जुन सक्सेना ने अपनी पीठ के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर बाहर की ओर फैलने के कारण दर्द कर रही है? अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने कहा, बच्चे को पहले ही एकांतवास में ले जाने से यह एक छोटी सी समस्या रह जानी चाहिए थी। कई सालों बाद मुझे थोड़ा तनाव हुआ है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंटी, मैंने थोड़ी बहुत भारतीय चिकित्सा का अध्ययन किया है और इस समस्या से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति से मालिश और मसाज करें, इससे बहुत आराम मिलेगा। अनीता सक्सेना ने शब्द सुने, हाथ हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं, पुरानी बात है, बस थोड़ी देर आराम करो। वह अर्जुन सक्सेना से इतनी परिचित नहीं है और कल रात उसकी बहन ने भी उसे सलाह दी थी कि वह अर्जुन सक्सेना को जल्दी अपनी स्वीकृति का एहसास न होने दे, इसलिए अनीता सक्सेना अभी भी अर्जुन सक्सेना से कुछ अलग थलग थी। उसका जवाब सुनकर अर्जुन सक्सेना ने कुछ और नहीं कहा और अनन्या शर्मा और बच्चों के बारे में पूछा। अनीता सक्सेना जानती थी कि उन्हें बच्चों की परवाह है, इसलिए उन्होंने कहा, अनन्या अभी भी सो रही है और बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं। तुम अंदर जाकर देख सकते हो, बस हल्के से हिलना डुलना। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, नहाने के लिए घर वापस चले गए और तुरंत अनन्या शर्मा के बेडरूम में चले गए। कमरे के पर्दे खींचे हुए थे और कमरे में अंधेरा था। अनन्या शर्मा बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी, लेकिन पालने में सो रहे 3 छोटे बच्चे अचानक जाग गए। वो योयो की बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थीं और वे छत पर लगे क्रिस्टल के झूमर को देख रहे थे। मैं इस अनोखी चीज की ओर आकर्षित हो गया। आन्या होशियार था, उसने जैसे ही हलचल सुनी, तुरंत अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। बाबा को देखते ही वह छोटा सा बच्चा मुस्कुराया और उत्साहित हो गया। अर्जुन सक्सेना जल्दी से आगे बढ़े और अपनी बेटी की तरफ हूटिंग का इशारा किया। बेशक जियो आन्या को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन जब उसने बाबा को आते देखा तो उसका मकसद भी पूरा हो गया। वह नाची और अर्जुन सक्सेना की तरफ हाथ बढ़ाया। गुड मॉर्निंग हग के लिए।
अर्जुन सक्सेना ने आन्या को गोद में उठाया और उसके बगल में खड़े रिया और आरव ने भी उसे देखा। दोनों नन्हे बच्चे भी बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब शिन ने देखा कि बाबा उसकी जगह उसकी बहन को पकड़े हुए हैं तो उसने मुंह बना लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाली है। अर्जुन सक्सेना ने बिस्तर पर लेटी अनन्या शर्मा की ओर देखा, जल्दी से रिया को वापस पालने पर लिटा दिया, फिर हाथ बढ़ाकर रिया के छोटे छोटे गालों को सहलाया और उसके पिचके हुए मुंह के कोनों को धीरे से सहलाया। अर्जुन सक्सेना ने तीनों बच्चों को आंख मारी और मुंह बनाया, जिससे वे सब हंस पड़े। बच्चे अब शोर नहीं मचा रहे थे और अर्जुन सक्सेना ज्यादा देर कमरे में नहीं रुकता था। सास बहुत थकी हुई थीं। बच्चे कल रात कई बार जगे होंगे और अनन्या शर्मा भी बहुत थकी हुई होंगी। अर्जुन सक्सेना ने उन्हें परेशान नजरों से देखा और उन्हें और थका देने की योजना बनाई। थोड़ी देर सो जाओ। उन्होंने कमरे में बच्चों के डायपर की जांच की, उनके कपड़े और पीठ को छुआ और फिर मां का बैग लिया और तीनों बच्चों को बेडरूम से बाहर धकेल दिया। अनीता सक्सेना ने उन्हें 3 बच्चों के साथ बाहर आते देखा और उनके पास आकर पूछा, क्या बच्चे जाग रहे हैं? खैर, अभी अभी जब मैं अंदर गया तो मैंने उन्हें जागते हुए देखा। मुझे डर था कि कहीं वे अनन्या की नींद में खलल न डालें, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उन्हें अपने कमरे के बाथरूम में नहला दूं। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया। बच्चे कल रात बहुत रोए और खूब पसीना बहाया। उन्हें नहाना बहुत है। क्या तुम नहा सकती हो? मैं क्यों नहीं आती? नहीं आंटी, मैं घर पर उन्हें नहाने में मदद करता हूँ। अनीता सक्सेना ने ये शब्द सुने, आंखों में थोड़ी और सहमति के भाव लिए बोली, मैंने बहुत दिनों से बच्चों को नहलाया नहीं है। सच में ये तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, इसलिए कर दो। उसने अर्जुन सक्सेना को बच्चों को वापस बेडरूम में धकेलते हुए देखा और वह भी वापस मास्टर बेडरूम की ओर मुड़ गई। मास्टर बेडरूम में सुनील सक्सेना अभी भी सो रहे थे। अनीता सक्सेना भौहें चढ़ाए उनके बगल में लेट गईं और सुनील सक्सेना जल्द ही जाग गए। आप वापस क्यों आ गए? क्या आपकी बेटी इतनी जल्दी उठ गई है? सुनील सक्सेना ने पूछा। अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया, बेटी अभी सो रही है पर बच्चे जाग रहे हैं। अर्जुन सक्सेना उन्हें नहाने के लिए गेस्ट रूम में ले गए। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह पीठ दर्द के कारण कराहने से खुद को नहीं रोक सकी। अपने पति के सामने अनीता सक्सेना स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक कमजोर हैं। ये देखकर सुनील सक्सेना ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? कल रात कुछ छोटे बच्चों की देखभाल करते हुए मेरी कमर कमजोर होने वाली है, तुम जल्दी से इसे रगड़ दो, मैं थक कर मर रही हूँ। बिना कुछ कहे सुनील सक्सेना तुरंत उठे और कुसुम का तेल लेने के लिए कैबिनेट के पास गए, उसे अपनी हथेली पर डाला और गर्म करके मालिश की, फिर बिस्तर के किनारे पर बैठकर अनीता सक्सेना की कमर पर मालिश की। तुम इतने थके हुए क्यों हो? सुनील सक्सेना ने आश्चर्य से पूछा। अनीता सक्सेना ने आह भरते हुए कहा, क्या आप भूल गईं कि आपकी बेटी कितने महीने पहले पैदा हुई थी? बच्ची को रात में कई बार जगाना पड़ता है, डायपर बदलना पड़ता है, स्तनपान कराना पड़ता है और धीरे धीरे सुलाने के लिए उसे गोद में लेकर सोना पड़ता है। थक गई हैं क्या? सुनील सक्सेना ने अनन्या शर्मा के बचपन को याद किया, सिर हिलाया और कहा, ये बहुत थका हुआ था। मुझे अभी भी यह याद है, जब आप कारावास में थे, मैंने अनन्या को साथ लाने में मदद की और हम पूरी रात अच्छी तरह से सो नहीं सके। हम दोनों, मेरे बाल झड़ने वाले हैं और हर दिन मैं कंपनी में जाता हूँ, मैं जम्हाई लेता हूँ और मेरी आंखें राष्ट्रीय खजाने की तरह हैं। उस समय जो हुआ उसे याद करके सुनील सक्सेना मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अनीता सक्सेना ने कहा, हाँ, और उस समय हमारे पास सिर्फ एक अनन्या थी। अब अनन्या के 3 बच्चे हैं। आपको क्या लगता है वह कितनी थकी हुई होगी? वो बेटी अक्सर ऐसे ही यहाँ आती है। क्या घरवालों को यूसाओ और नानी नहीं मिली? सुनील सक्सेना ने मुंह बनाते हुए पूछा। अनीता सक्सेना ने कहा, मेरी बेटी ने बताया कि जोंग भाई के पास एक नानी है, लेकिन वह रात में घर पर नहीं रुकती, बस थोड़ी बहुत सफाई और घर के कामों का जिम्मा। अर्जुन सक्सेना ज्यादातर समय बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैंने अभी अभी अर्जुन सक्सेना को बच्चों को नहलाने के लिए धक्का देते हुए देखा। उन्होंने ये भी कहा कि घर पर बच्चों को नहलाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। मुझे लगता है मुंबई में ज्यादातर समय अर्जुन सक्सेना ज्यादा काम करते थे। सुनील सक्सेना उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे और धीरे से बोले, अरे वह बड़ा आदमी है, ज्यादा करना ठीक नहीं है। अनीता सक्सेना जानती थी कि वह कुछ समय तक इसे स्वीकार नहीं कर सकते और वह भी वैसी ही थी, उनके पति पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं थी। सुनील सक्सेना ने थोड़ी देर तक उसे कुसुम के तेल से मालिश की। अनीता सक्सेना उठ बैठी और ठंडी हवा का एक कश लिया। अरे, बूढ़ा होना और पुराने को स्वीकार न करना वास्तव में अच्छा नहीं है। मैं एक रात के लिए रुक जाऊंगी बच्चे, मेरी पीठ में ऐसा दर्द है कि ऐसा लगता है कि यह ठीक नहीं होने वाला है। सुनील सक्सेना ने इसे देखा और कुछ परेशान हुए बिना नहीं रह सके।
अनीता सक्सेना ने इस समय कहा, अरे बुड्ढे, अभी अभी उठी तो देखा कि अर्जुन सक्सेना बालकनी में मुक्के मार रहा है, और पहली नज़र में तो वो तकनीक प्रैक्टिस की हुई लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठियां हवा से उड़ गई हों। कुंभ वो बहुत ताकतवर है। जब सुनील सक्सेना ने ये सुना तो वह अचानक अपने दिल में दुखी हो गए और उनके स्वर में थोड़ी खटास थी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वह पहले से ही युवा थे और मैं जब युवा था तो मुक्केबाजी में बहुत अच्छा था। अनीता सक्सेना को याद आया कि जब सुनील सक्सेना छोटे थे तब क्या हुआ था। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। अतिथि कक्ष के बाथरूम में अर्जुन सक्सेना ने तीनों नन्हे बच्चों को नहलाया, उन्हें फिर से छुआ, साफ और ताजे कपड़े और डायपर पहनाए, और फिर 3 बच्चों की गाड़ियों को लिविंग रूम में धकेल दिया धूप सेंकने के लिए। घर पर नानी भी आ गई है। वह इस समय लिविंग रूम में साफ सफाई कर रहा है। वह तीनों प्यारे नन्हे मुन्नों को देखे बिना नहीं रह पाता, लेकिन जब उसकी नज़र अर्जुन सक्सेना पर पड़ती है तो नानी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अनन्या शर्मा आज रात 8 बजे से ज़्यादा देर तक सोती रही और फिर भी जब उठी तो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उसे जोंग हाई में पहले कभी ऐसा नहीं मिला था। अब जब मैं जोंग हाई के घर के बारे में सोचती हूँ तो अर्जुन सक्सेना रात में ज़्यादातर समय व्यस्त रहते थे और उन पर सिर्फ स्तनपान कराने की जिम्मेदारी थी। वाकई बहुत सारी चीज़ें बच गईं। जब अनन्या शर्मा उठी तो उसने पाया कि उसकी माँ और बच्चे अब कमरे में नहीं थे, इसलिए वह अपने दांत ब्रश करने और अपना चेहरा धोने के लिए उठी, अपने कपड़े बदले और लिविंग रूम में चली गई। अर्जुन सक्सेना को तीनों छोटे बच्चों को धूप में ले जाते देख अनन्या शर्मा मुस्कुराते हुए उनके पास आईं। क्या कल रात तुम अच्छे से सोए? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, व्यथित आंखों से अनन्या शर्मा को देखा, हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे के किनारे टूटे बालों को उसके कान के पीछे पिन किया। मैं तो अच्छी तरह सोया, लेकिन तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है क्या? छोटा लड़का बहुत शोर मचा रहा है। पहले से ही थोड़ा सा तो है, शायद नया माहौल है। कल रात वे कई बार उठे। मैंने और मेरी माँ ने बारी बारी से उनकी देखभाल की। हम दोनों ही थक गए थे। ये शब्द सुनते ही अर्जुन सक्सेना ने हाथ बढ़ाकर उनकी पीठ पर जोर दिया। मैं सुबह अपनी सास से मिला था, सुना है कि रात भर करवटें बदलने से उनकी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपकी पीठ में दर्द नहीं हो रहा है? अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, दर्द नहीं है। आपने मुझे 1 महीने से ज़्यादा समय तक एक्यूपंक्चर और गर्म सेक दिए। अब मुझे कोई दर्द नहीं है, बस थोड़ी थकान है, बस थोड़ी देर सोई थी और अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। दोनों ने कुछ शब्द कहे और उनके बगल में बैठे 3 छोटे बच्चों ने माँ को देखा और वे अचानक उपद्रव करने लगे। बच्चों को भूख लगी होगी, मैं उनके लिए दूध पाउडर बनाने जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर उनके साथ खेल सकते हो, अर्जुन सक्सेना ने कहा और दूध की बोतल लेने के लिए बगल में रखे माँ के बैग की तरफ चला गया। अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना जब कमरे से बाहर आए तो उन्होंने ये नज़ारा देखा। रेस्टोरेंट में 3 नन्हे मुन्नों के लिए दूध पाउडर बनाने का जिम्मा अर्जुन सक्सेना पर था। अनन्या शर्मा चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सोफे पर बैठे थे और स्ट्रॉलर में बैठे बच्चों को छेड़ने के लिए सिर नीचे कर रहे थे। ये दृश्य गर्म और सुंदर है और अनीता सक्सेना की आंखों को देखकर थोड़ा नर्म होने से नहीं बचा जा सकता है। नानी के नाश्ता बनाने के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करने लगा और छोटे बच्चे खाने पीने से तृप्त थे। वे अपनी घुमकड़ियों में लेटे हुए अर्जुन सक्सेना के बनाए लकड़ी के नक्काशीदार खिलौने हाथों में लिए हुए थे और खूब खेल रहे थे। अनीता सक्सेना ने सुनील सक्सेना से, जो उनके बगल में थे, पूछा, आज आप कितने बजे मछली पकड़ने जा रहे हैं? सुनील सक्सेना ने कहा, तय हुआ है कि 9 बजे घाट पर मिलेंगे और हम भोजन के बाद चले जाएंगे। अनीता स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।